हेलो गाइस, आप सभी को मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीड इंस्टीट्यूट पे। तो आज से मैं नीट का जो सिलेबस है एनसीईआरटी की, तो आज से मैं एनसीईआरटी 11th और 12th की जो जूलॉजी की टॉपिक है उसको आज से हम कवर करना शुरू करेंगे। तो मैंने सबसे पहले उठाया है एनसीईआरटी 11th का बायोमोलिकुल्स चैप्टर, उसका पार्ट 1 मैंने लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि केमिकल कंपोजिशन का एनालिसिस कैसे करते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। फिर अमाइनो एसिड्स क्या है, लिपिड्स क्या है, और न्यूक्लियोटाइड्स या न्यूक्लियोसाइड्स क्या होता है। चलिए इसको समझते हैं। तो अगर हम बात करें, चलिए हम पेन ले लेते हैं। हाँ, बायोमोलिकुलर एनसीईआरटी के चैप्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक सबसे पहला कंसेप्ट है कि केमिकल कंपोजिशन को कैसे आप एनालाइज करेंगे। कहने का मतलब है कि प्लांट टिश्यू भी एक प्लांट टिश्यू है, एनिमल टिश्यू हुआ, माइक्रोवेल टिश्यू हुआ। तो किसी भी टिश्यू को उठाएंगे, अगर हम ये पता करना चाहें कि इस टिश्यू के अंदर केमिकल कंपोजिशन क्या है, यानी किस टाइप की केमिकल उसके अंदर पाया जाता है। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, अमाइनो एसिड्स, ये सब सारे ऑर्गेनिक बायोमोलिकुल्स है। फिर आप पढ़ते होंगे इनऑर्गेनिक एलिमेंट में सोडियम, पोटासियम, ये सब पाए जाते हैं इस टिश्यूज में। तो सवाल है, लोगों को पता चला कैसे कि इस टिश्यू में सब चीज़ पाए जाते हैं। तो इसी को पता करने के लिए एक क्वेश्चन में उठाया कि कैसे एनालाइज करेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ सोर्स लिया। क्या सोर्स लिया? हमारा सोर्स है लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू कुछ भी हो सकता है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर उन्होंने वेजिटेबल लिप्स लिया है, या लीवर, जो हमारे बॉडी में लीवर, उसका छोटा सा पार्ट ले लो, ठीक है। अब देखिए कैसे इस लीवर या प्लांट से हम कैसे केमिकल को आइसोलेट करके उसको एनालाइज करते हैं। इस प्रोसेस को जरा समझिए आप, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक लिविंग टिश्यू लीजिए, ठीक है। उसको वॉश कर लीजिए, डिस्टिल वाटर वगैरह से वॉश कर लीजिए ताकि वो साफ हो जाए, उसमें कुछ भी इम्प्योरिटीज नहीं रहे, बिल्कुल कंटामिनेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर उस लिविंग टिश्यूज को हमने एक सिस्टम आता है पेस्टल एंड मोटार, इस तरह का कटोरा टाइप होता है। इसमें पेस्टल डाल दीजिए, इसमें लिविंग टिश्यू को डाल दीजिए, और साथ में ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, एक एसिड है जो हम खास तौर पे यूज करते हैं लिविंग टिश्यू को तोड़ करके, इसमें हम उसके सॉल्यूशंस को डिसॉल्व करने के लिए। तो इस ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड सॉल्यूशन को इसमें डाल दीजिए, इस पेस्टल से इसमें ऐसे ऐसे इसको ग्राइंड करते रहिए। तब तक ग्राइंड कीजिए जब तक कि लिविंग टिश्यू बारीकी से टूट ना जाए। खूब बढ़िया से जब टूट जाएगा और ये गाढ़ा स्लरी बन जाएगा, ठीक है। जब ये गाढ़ा स्लरी बन जाएगा तो इस गाढ़े स्लरी को फिल्टर कीजिए। कैसे फिल्टर करेंगे? आपने ऐसे देखा होगा, ये फिल्टर होता है, ठीक है। इसे ले लीजिए, नीचे टेस्ट ट्यूब रख लीजिए, इस पर एक फिल्टर पेपर चिपका दीजिए, ठीक है। जब फिल्टर पेपर आप इस पर चिपका देंगे ना, चिपकाने के बाद इस पर इसी गाढ़ा स्लरी को इस पर ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा कि इसमें जो सॉल्यूशन पार्ट जो होगा, जो लिक्विड पार्ट होगा, जिसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं, ये लिक्विड पार्ट नीचे आकर इस टेस्ट ट्यूब में जमा हो जाएगा, इसको कहते हैं फिल्ट्रेट। और कुछ पार्ट यहीं बैठा रह जाएगा जिसको रिटेंटेट कहते हैं। तो वही बात मैंने लिखा है कि फिल्ट्रेशन के इसे दो फ्रैक्शन में बना। एक फ्रैक्शन है एसिड सॉल्युबल, या इसी को फिल्ट्रेट कहते हैं। यही लिक्विड पार्ट है जो यहाँ से छन करके आपके टेस्ट ट्यूब में जाकर बैठ जाएगा, ठीक है। दूसरा है रिटेंटेट या एसिड इनसॉल्युबल, जो सोलबलाइज नहीं हुआ, इसी फिल्टर पेपर पर चिपका रह जाएगा। बाद में आप इसको यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक लोगों ने कर लिया। फिर लोगों ने जब एसिड सोल्यूबल या लिक्विड पार्ट जो यहाँ है, इसका जब लोगों ने एनालिसिस किया तो पता क्या चला कि इसमें बायो माइक्रोमोलिकुल्स रहता है। क्या रहता है? बायो माइक्रोमोलिकुल्स रहता है, ठीक है। तो इस बायो माइक्रोमोलिकुल्स का जब लोगों ने मोलिकुलर वेट निकाला तो पता चला कि इनका मोलिकुलर वेट 18 से लेकर के 800 डाल्टन था, डाल्टन तक था। फिर फर्दर इसके एनालिसिस की तो इसमें पता चला कि इसमें अमाइनो एसिड भी है, सुगर्स है और न्यूक्लियोटाइड है। आप देख पा रहे होंगे कि अमाइनो एसिड, शुगर, न्यूक्लियोटाइड सब क्या है? ये सब मोनोमर है। इससे हम हायर
हायर मोलिकुलर वेट वाले पॉलीमर्स को बनाते हैं। आपको पता होगा कि अमाइनो एसिड से क्या बनाते हैं, प्रोटीन, शुगर से बनता है पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लियोटाइड से बनता है डीएनए आरएनए बनाते हैं। ठीक है, आशा करता आप समझ पा रहे होंगे। जब इस रिटेंटेट या एसिड इंसॉल्युबल का जब लोगों ने एनालिसिस किया तो पता चला कि इसमें पाया जाता है बायो मैक्रोमोलिक्यूल, इसमें पाया जाता है। ठीक है, जिसकी मोलिकुलर वेट 10,000 डाल्टन है। तो आगे और देखा गया लोगों ने तो पता चला इसमें पॉलीसेकेराइड है, प्रोटीन्स है और न्यूक्लिक एसिड है। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। अब बात चला कि हमने पॉलीसेकेराइड देख लिया, प्रोटीन देखा, न्यूक्लिक एसिड देखा, लिपिड कहाँ गया? तो जब लोगों ने लिपिड के एनालिसिस किया तो पता चला कि ये लिपिड मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं है। क्यों मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं है? क्योंकि इसका मोलिकुलर वेट 800 डाल्टन से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, दूसरा बात लोगों ने ये देखा कि लिपिड एसिड सोल्युबल पार्ट में नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि लिपिड इनसॉल्युबल होता है, और इनसॉल्युबल होता है, पहला ये कारण हो गया। दूसरा कारण आपको पता होना चाहिए कि लिपिड जो है, ये लिपिड आपका सेल डेब्रिस के साथ रिटेंटेट में रह गया। सेल डेब्रिस के साथ रिटेंटेट में रह गया। आपको पता होना चाहिए कि लिपिड जो है ये सेल मेम्ब्रेन का एक पार्ट है। तो सेल मेम्ब्रेन सेल के साथ अटैच रहता है, जैसे ही तोड़ा गया ये सेल मेम्ब्रेन के साथ ही रह गया, इसलिए रिटेंटेट में चला गया। इस लिपिड स्ट्रिक्टली बायोमोलिकुलर नहीं है अगर देखा जाए, क्योंकि इसका मोलिकुलर वेट 800 डाल्टन से ज़्यादा नहीं बढ़ता है। ठीक है, और दूसरा बात कि ये आपका सेल डेब्रिस के साथ रह गया था। अब यहाँ देखिए, हमने जब फर्दर एसिड सोल्युबल फ्रैक्शंस का जब जांचा तो पता चला कि इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जैसे कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जैसे कि NaCl हो गया, पोटासियम हो गया, सोडियम, ये सब पाया जाता है। दूसरा कि इस एसिड सोल्युबल पार्ट में साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है। आपने सेल पढ़ा होगा, सेल में दो पार्ट होता है, एक साइटोप्लाज्म होता है और एक सेल ऑर्गेनेल्स भी होती है। तो साइटोप्लाज्म में जितने भी मटेरियल्स पाए जाते हैं वह एसिड सोल्युबल पार्ट में आ गया था। ठीक है, अगर हम एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन की बात करें, इसमें क्या बताया, इसमें साइटोप्लाज्म होगा और सेल ऑर्गेनेल्स होगा, सेल ऑर्गेनेल्स होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा, समझ पा रहे हैं आप? तो अगर इस एसिड सोल्युबल और एसिड इनसॉल्युबल को जोड़ दे तो यही हमको क्या बताता है, यही लिविंग, पूरे लिविंग टिश्यू को रिप्रेजेंट करता है। पूरे लिविंग टिश्यू में क्या केमिकल कंपोजिशन है, वह दोनों सारा का सारा केमिकल कंपोजिशन इसी एसिड सोल्युबल और एसिड इनसॉल्युबल को मिला करके बन जाता है। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, अब सवाल है कि अब सवाल है कि किसी भी कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला या उसका स्ट्रक्चर कैसे पता करें। तो इसको पता करने के लिए हमारे पास कुछ एनालिटिकल टेक्निक्स उपलब्ध है। एनसीईआरटी में मात्र इतना ही लिखा हुआ है, और अब चाहे तो हम थोड़ा बता देते हैं, नाम सुन लिए होंगे कहीं। एनालिटिकल टेक्निक की बात करें, इसमें क्रोमेटोग्राफी हो सकता है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी हो सकता है। ये सब ऐसे एडवांस टेक्निक है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड का मोलिकुलर फार्मूला और उसके स्ट्रक्चर को डिड्यूस कर सकते हैं। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे। अभी तक हमने पिछले स्लाइड में ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल एनालिसिस किया था। अगर हम पता करना चाहें कि इनऑर्गेनिक एलिमेंट की एनालिसिस कैसे करें, सोडियम है, पोटासियम में पाया जाता है, ये हमें पता कैसे चला कि सोडियम पोटासियम में पाया जाता है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। सोर्स मैंने लिया लिविंग टिश्यू। इस बार हमने क्या किया, प्रोसेस जो हमने लिया वो प्रोसेस क्या लिया कि सबसे पहले लिविंग टिश्यू के लिया, इसका वजन कर लिया ना, वजन किया, तो जो वजन आएगा ना वह वेट होगा। यानी इसमें पानी है, ये पानी वाला वेट है। ये लिविंग टिश्यू ड्राई वेट प्लस पानी वाला दोनों मिलाकर के ये ड्राई वेट है जिसमें पानी है। ठीक है, इसको फिर क्या करेंगे, ड्राई करो, किसी भी ड्रायर से ड्राई करो। जैसे आप ड्राई करोगे ना, पानी उड़ जाएगा। जब पानी उड़ जाएगा तो लास्ट में क्या बचेगा, ड्राई पार्ट बचेगा। ठीक है, पानी तो उड़ गया, अब बटा ड्राई पार्ट। अब इस ड्राई पार्ट को जलाइए, कंप्लीटली बर्न कीजिए। कब तक, जब तक कि आपके पास राख बच जाए, ऐश बचा रहे, राख बच जाए। तो राख बच जाएगा तो साथ में उड़ेगा क्या, जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है वे जब जलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बन के बाहर उड़ जाते हैं, तो वह निकल जाएगा, राख बच जाएगा। जब इस राख का लोगों ने केमिकल एनालिसिस किया तो पता क्या चला कि इसी राख में इनऑर्गेनिक एलिमेंट पाया जाता है। इसी में आपका इनऑर्गेनिक एलिमेंट पाया जाता है, जैसे कि कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब क्या है, इसी में पाया जाता है। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे आप। यह एनसीईआरटी का डेटा है कि कौन कौन से इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट लिविंग टिश्यू में पाया जाता है।
सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, वाटर है और अदर कंपाउंड पाया जाता है आपका एज ए इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अगर हम बात करें कि अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी को और कंपेरिजन करें तो दोनों में सेम लिस्ट ऑफ एलिमेंट है, बट फर्क क्या है? फर्क ये है कि हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन ये ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, बस यही फर्क है। और भी आगे है, सारे एलिमेंट ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा पाए जाते हैं, बट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इसी केमिकल एनालिसिस करने के बाद में हमने देखा था कि बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में क्या क्या पाया जाता था? अमाइनो एसिड था उसमें, और उसमें क्या था? सुगर्स था, न्यूक्लियोटाइड्स था। तो उसी में अमाइनो एसिड को लेकर चर्चा करते हैं। ये अमाइनो एसिड क्या है? ये अमाइनो एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें अमीनो ग्रुप भी है और एसिडिक ग्रुप है सेम कार्बन पर। जैसे यहाँ समझिए, मैंने बनाया है, गाइस मैनेज कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा उसको। देखिए ये कार्बन है, ठीक है, जिसको अल्फा कार्बन कहते हैं। इस कार्बन से एक हाइड्रोजन चिपका हुआ है, इस कार्बन से एक कार्बोक्सिल ग्रुप COH चिपका हुआ है, और इसी कार्बन से NH2 चिपका हुआ है, इसी कार्बन से R चिपका हुआ है। तो ये जो हमने स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है। शुरू में क्या लिखा था कि ये कार्बन है ना, ये जो अल्फा कार्बन है, ये जो अल्फा कार्बन है, ये जो कार्बन है डायरेक्टली COH से अटैच है, इसको अल्फा कार्बन कहते हैं। तो इसी अल्फा कार्बन पर कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है, अमीनो ग्रुप अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है और आर ग्रुप अटैच है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? इसी को कहते हैं अल्फा अमाइनो एसिड भी कहते हैं। ठीक है, ये देखा जाए तो ये मीथेन का, अगर देखा जाए तो ये मीथेन का सब्स्टिट्यूएंट है। कैसे? मीथेन आपको पता है ना, CH4 मीथेन होता है ना, ठीक है। अगर इसमें से 3 हाइड्रोजन हटा दीजिए, अब 3 हाइड्रोजन के बदले एक एमीन ग्रुप, एक COH ग्रुप, एक R ग्रुप डाल दीजिए, चौथा हाइड्रोजन छोड़ दीजिए, तो पता चला आपको ये मीथेन का ही सब्स्टिट्यूएंट है। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, आगे देखा जाए इसमें 4 ग्रुप पाया जाता है, अभी समझाया मैंने, COH, हाइड्रोजन, एमीन ग्रुप एंड R ग्रुप। ये R ग्रुप वेरी करता है, और आपको पता होना चाहिए कि बायोलॉजिकल सिस्टम में टोटल 20 R ग्रुप है, और इसी 20 R ग्रुप के कारण हमारे पास टोटल 20 अमाइनो एसिड जो हमारे प्रोटीन में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करिए, प्रोटीन में पाया जाता है, आपको बता दिया मैंने। अगर इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात किया जाए तो इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कहाँ से आता है? तो इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आपका अमाइनो एसिड में जो पाए जाते हैं, अमीनो ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप और आर ग्रुप, इसी 3 ग्रुप की वजह से किसी भी अमाइनो एसिड की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम नापते हैं, मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं? यानी अमीन ग्रुप, COH ग्रुप और आर ग्रुप, यही बताएगा आपको कि किसी भी अमाइनो एसिड का केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए। आपका अमाइनो एसिड, अगर अमाइनो एसिड को कैटेगराइज करें तो ये एसिडिक हो सकता है। कब कहेंगे एसिडिक है? जब आपके अमाइनो एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप की संख्या एमीन ग्रुप से ज़्यादा हो, तब कहेंगे क्या? ये एसिडिक है। मतलब इसमें आर ग्रुप भी आपका कार्बोक्सिल ग्रुप रिटेन कर लेता है। ठीक है, ये बेसिक भी हो सकता है। तो बेसिक कब होगा? जब अमाइनो एसिड में एमीन ग्रुप की संख्या ज़्यादा हो कार्बोक्सिल ग्रुप से, तभी एसिडिक हो जाएगा। न्यूट्रल कब होगा? जब एमीन ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप इक्वली अमाउंट में पाया जाता है, या सीधा कहिए ना कि दोनों पर प्लस और माइनस चार्ज इक्वल हो जाता है, तो ये न्यूट्रल बन जाएगा। ठीक है, ये एरोमेटिक भी हो सकता है। कब होगा एरोमेटिक? जब आपका आर ग्रुप में एरोमेटिक रिंग बना हो, जैसे कि टायरोसिन। और आप टायरोसिन के देखेंगे स्ट्रक्चर तो ऐसे होता है। टायरोसिन का स्ट्रक्चर ये है, टायरोसिन का स्ट्रक्चर, इसमें एक फिनॉल, देखो ये फिनॉल रिंग, ये फिनॉल रिंग है टायरोसिन में, इसी कारण से ये एरोमेटिक कंपाउंड बन गया। तो टायरोसिन हो गया, फिनाइल एलानिन हो गया, ट्रिप्टोफान हो गया, सब क्या है? एरोमेटिक आर ग्रुप है, जिस कारण से अमाइनो एसिड एरोमेटिक की नेचर भी होता है। अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर पीएच के बदलने से बदल जाता है। जैसे कि यहाँ देखिए हमने दिखाया है कि RCH NH3+ और COH, अगर आप इसको पीएच बढ़ाएंगे तो यहाँ से H+ लॉस्ट हो जाएगा, तो आप क्या हो गया? CO- NH3+ RCH हो गया। और पीएच बढ़ाइए तो आप क्या होगा? यहाँ से हाइड्रोजन लॉस हो जाएगा। तो आप अगर सॉल्यूशन का पीएच चेंज कर देंगे तो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा। स्ट्रक्चर में क्या चेंज होगा? उस पर किस टाइप का चार्ज होगा, वह चार्ज की प्रॉपर्टी उस पर चेंज हो जाएगी पीएच को बढ़ाने से। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिपिड की बात करें,
लिपिड की अगर हम बात करें तो लिपिड क्या है, दिस इज एस्टर फैटी एसिड। क्या है, एस्टर फैटी एसिड है। जैसे यहाँ देखिए, अगर हम इसको ऐसे ले ले CH3CO हो रहा, ठीक है, तो हमने कहा एस्टर फैटी एसिड, ये कैसे बनता है, तो इसमें दो कंपोनेंट होता है। एक कंपोनेंट इसमें देखिए नीचे लिखे हमने कहीं, हाँ, इसमें एक कंपोनेंट होता है ग्लिसरॉल जो अल्कोहल ग्रुप है, दूसरा फैटी एसिड होता है। तो ये पार्ट फैटी एसिड है और ये आर ग्रुप जो ये अल्कोहल भी हो सकता है, बट और इस आर ग्रुप को हम हाइड्रोजन डाल दें तो क्या बन जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड OH। तो एक प्रकार से क्या कह सकते हैं कि लिपिड एक सिंपल फैटी एसिड भी होता है जब ये आर डैश जो दिखाया है, जब ये हाइड्रोजन हो तब, ठीक है। ये जो आर ग्रुप है ये आपका मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, ठीक है। अगर देखा जाए इस आर ग्रुप का चेन का लेंथ, इसमें एक कार्बन से लेकर के 19 कार्बन तक होता है। और एग्जांपल दिखाया जाए तो पामेटिक एसिड 16 कार्बन का है, एराकिडोनिक एसिड 20 कार्बन का आता है, ठीक है। आगे देखा जाए तो ये जो फैटी एसिड है यहाँ, ये जो आपका फैटी एसिड है, ये फैटी एसिड सैचुरेटेड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। सैचुरेटेड कब होगा, जब इस फैटी एसिड में इसका लेंथ बढ़ा दीजिए और उसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, यानी ये ऐसा CC डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, तब उसको क्या कहेंगे, सैचुरेटेड फैटी एसिड कहेंगे। और अगर वहां पर एक भी, और यहाँ पर अगर एक भी CO आ जाए, CC बॉन्ड आ जाए, एक भी CC बॉन्ड आ जाए, तो क्या बन जाएगा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बन जाएगा, ठीक है। ग्लिसरॉल एक सिंपल लिपिड होता है, ठीक है। उसके में इसको हम लोग फैट्स और ऑयल्स भी कहते हैं। ये डिपेंड करता है लिपिड का मेल्टिंग पॉइंट पे। अगर लिपिड का मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम है तो ऑयल्स बन जाएगा, उससे थोड़ा ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा तो फैट्स बन जाएगा, ठीक है। कुछ लिपिड ऐसे हैं जो कॉम्प्लेक्स लिपिड होता है। कॉम्प्लेक्स लिपिड कब होगा, जब इसमें फास्फोरस भी आ जाता है, जैसे कि फॉस्फोलिपिड। ये आपको पता होगा, फॉस्फोलिपिड, लेसिथिन, सिफालिन, ये सब कहाँ होता है, ये सब आपका सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। एग्जाम्पल है लेसिथिन। अब लास्ट में देखते हैं कि हमने उसी माइक्रोमोलिक्यूल्स में क्या देखा था कि कुछ न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड भी होते हैं, जिसको हम हेट्रोसाइक्लिक रिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हेट्रोसाइक्लिक रिंग भी कहते हैं। इस हेट्रोसाइक्लिक रिंग में जब लोगों ने देखा तो क्या पाया, इसमें दो प्रकार का रिंग पाया जाता है। एक है प्यूरिन रिंग जो डबल मेंबर रिंग होता है, एक है प्राइमरी रिंग जो कि सिंगल मेंबर रिंग होता है, ठीक है। ये दोनों मिलकर के ये बेसिस बनाते हैं। इस इस रिंग में देखेंगे तो नाइट्रोजन भी है, कार्बन भी है, ठीक है। कहीं नाइट्रोजन भी है, कार्बन भी है और कहीं ऑक्सीजन भी है। मैंने लिखा है कि कंपोजिशन क्या है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन भी है। स्ट्रक्चर देखा जाए ऐसा हो गया। तो ये है, ये जो रिंग होता है, ये रिंग आपका चार, इसमें रिंग जो है ये एडेनिन भी हो सकता है, गुआनिन भी हो सकता है, साइटोसिन भी हो सकता है, यूरासिल भी हो सकता है और थाइमिन भी हो सकता है। ये सब क्या है, एक बेसिस है जो आगे आपको बताते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए, आपको पता है कि डीएनए और आरएनए में नाइट्रोजन बेस होता है, ठीक है। तो उसमें डीएनए में एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटिडीन होता है और थाइमिडीन होता है, ठीक है। और आरएनए में यूरासिल होता है, साइटिडीन होता है, एडेनिन होता है और ग्वानिन होता है, थाइमिन नहीं होता है, ठीक है। समझ पा रहे होंगे। अगर हम न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें, सॉरी न्यूक्लियोसाइड्स की बात करें, तो न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ बेस होगा, ये सब सारे बेस पाए जाते हैं, नाइट्रोजन बेस होंगे, ठीक है। प्लस राइबोज या डी ऑक्सी राइबोज शुगर होता है। जैसे ये देखिए, ये क्या है, ये राइबोज शुगर मैंने बना रखा है। यहाँ का ये एच हटा, ओ एच हटा दीजिए तो क्या बन जाएगा, डीऑक्सी राइबोज शुगर बन जाएगा। तो सिर्फ डीऑक्सी राइबोज शुगर हो और बेसेज हो, इसको क्या कह देंगे, न्यूक्लियोसाइड कह देंगे, ठीक है। लेकिन इसमें अगर बेस भी हो, राइबोज या डीऑक्सी राइबोज शुगर भी हो और फॉस्फेट ग्रुप भी हो, तब ये क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। देखिए आप, ये पर क्या है, राइबोज शुगर है, ये बेस है और ये फॉस्फेट ग्रुप है, तो क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड बन गया, ठीक है। हमारे पास ये 5 तरीके के बेस होते हैं। अब कैसे याद करें इसमें कौन सा प्यूरिन से कौन सा पाइरिमिडिन है, तो एक ट्रिक देता हूँ आपको। आप देखेंगे कि प्यूरिन्स में INE लगा हुआ है, प्यूरिन्स में INE, एडेनिन ग्वानिन, ठीक है, एडेनिन ग्वानिन, ये हो गया प्यूरिन। और पाइरिमिडिन की बात करोगे तो देखना लिखा वहां पर डाइन होता है, DINE और DINE, यानी साइटिडिन, यूरिडिन, थाइमिडिन। तो जहां भी डिन डिन शब्द जो लास्ट में आ रहा है,
ये क्या है? ये आपका ये पैरिमिडीन्स हो गया। और एडेनिन और ग्वानिन जिसमें आई नहीं आ रहा, ये क्या बन गया? प्यूरिन रिंग बन गया। ये एडेनिन का रिंग है, ये ग्वानिन का रिंग है, ये साइटिडीन का रिंग है, ये थायमिडिन का रिंग है, ये यूरिडिन का रिंग है। इसको आप याद करिएगा, बनाते रहिएगा, पेपर में आता रहता है। तो धन्यवाद मेरे लेक्चर को सुनने के लिए और समय देने के लिए। गाइज पूरा जरूर देखिएगा, अच्छे से समझाया, मजा आ जाएगा आपको सुन करके। तो आगे और भी इस बायोमोलिक्यूल्स के पार्ट को और भी आगे मैं लेके आ रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू to listening to my lectures. Thank you so much.